हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। ये क्लास बिहार शिक्षक भर्ती के लिए है। इस क्लास में हम लोग आधुनिक इतिहास से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। पिछली क्लासेस में भी हम लोगों ने आधुनिक इतिहास से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आप कंप्लीट किया था। और इस क्लास में भी हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें देखेंगे। तो जो लोग अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं वो लोग पिछली क्लासेस देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि इस क्लास से और लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं इस क्लास में आज का जो पॉइंट है संथाल विद्रोह। जो पहला पॉइंट दिया है वो है संथाल विद्रोह। देखते हैं इसका जो विद्रोह था वो उसका मुख्य कारण क्या था। दिया है जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली, महाजनों द्वारा संथालों का शोषण, पुलिस व न्यायालय का पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल बिछाने के कार्य में संथालों से बेगारी करवाना। देखिए क्या क्या कह रहा है, क्या क्या जो कारण थे इस विद्रोह के, संथाल विद्रोह होने के, वो क्या क्या थे। दिया है जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली। ठीक, आगे है अगला पॉइंट जो है वो है महाजनों द्वारा संथालों का शोषण। जो महाजन हुआ करते थे वो संथालों का शोषण करते थे। पुलिस व न्यायालय का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, और सरकार द्वारा भागलपुर से, जो सरकार थी वो भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल बिछाने के कार्य में संथालों से बेगारी करवाती थी। बेगारी मतलब जो उनसे मजदूरी करवाई जाती थी उसके बदले में उनको जो पेमेंट नहीं किया जाता था वही बेगारी करवाना होता। आगे है अगला, देखते हैं। दिया है इस विद्रोह के जो मुख्य उद्देश्य थे वो क्या थे। वो था दिकुओं को भगाना। क्या है? दिकुओं को भगाना, विदेशी शासन का अंत करना तथा अबुआ राज अर्थात अपना शासन स्थापित करना। ठीक, आगे है जून 1855 में भोगनाडीह साहिबगंज में संथाल प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर विद्रोह का निर्णय लिया। आगे दिया है अगला पॉइंट, इस विद्रोह में सीधों को राजा, कान्हू को मंत्री और चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया। किसको किसको? देखिए जो ये बैठक हुई थी इसमें क्या, सीधों को राजा, क्या कह रहा देखिए, इसमें कह रहा है कि इस बैठक में सीधों को राजा, कान्हू को मंत्री और चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया या चुना गया। आगे है अगला पॉइंट, संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था, जिसका उदाहरण कौन? सिंधो कान्हू की बहनों मतलब फूलों और झानों के रूप में मिलता है। ठीक, आगे है इस विद्रोह का प्रसार भागलपुर से वर्धमान तक हो गया था। बरहैत विद्रोहियों का मुख्य केंद्र था। ठीक, आगे दिया है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है दामिन एक कोह में सीधो। देखिए दामिन एक कोह में सीधो, कान्हू, चांद तथा भैरव ने, हजारीबाग में अर्जुन माझी तथा भैरव माझी ने एवं वीरभूमि में गोरा माझी ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। ठीक, आगे दिया है अगला पॉइंट, विद्रोहियों ने महाजनों, दिकुओं और सरकारी भवनों को निशाना बनाया था। जो विद्रोही थे वो महाजनों को, दिकुओं और सरकारी जो भवन थे उन्हीं को निशाना बनाया था। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, इस विद्रोह के प्रति सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया। ठीक, और अत्यधिक बर्बरता से विद्रोह एवं विद्रोहियों का दमन किया था। आगे है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है सर्वप्रथम मेजर बरो को विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया। किसको? देखिए सर्वप्रथम मेजर बरो को विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया, जिन्हें पीरपैंती के मैदान में संथालों ने पराजित किया। आगे है
अगला पॉइंट कह रहा है इस विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय, इसका जो मुख्य श्रेय है वो कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है और इस कार्य में उन्हें लेफ्टिनेंट थॉमसन और रीड ने सहयोग प्रदान किया था। आगे दिया है कान्हू संघर्ष में मारा गया, फिर चांद और भैरव मारे गए। अंततः फरवरी 1856 में सिदो को पकड़कर बरहेत में फांसी दे दी गई। आगे है अगला पॉइंट कह रहा है इस विद्रोह के पश्चात 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन एवं सुधार किए। आगे दिया है अगला पॉइंट एलिस एड्म्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम 37 के अंतर्गत दामिनेकोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया, जिसमें दुमका, देवघर, गोड्डा और राजमहल 4 जिले थे। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है साथ ही 1860 ईस्वी में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित कर संथालों के अधिकार पुनः बहाल किए गए। संथाल परगना क्षेत्र में शासन के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। क्या है 1880 ईस्वी में संथाल परगना जो है वो काश्तकारी अधिनियम पारित कर संथालों के अधिकार पुनः बहाल किए गए और जो संथाल परगना क्षेत्र में शासन के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई। आगे देखते हैं, आगे है अगला पॉइंट भागलपुर के कमिश्नर। कौन? भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से एक नया पुलिस कानून जिसे यूल नियम 1856 कहते हैं, ठीक, ये लाया गया। कौन नियम? यूल नियम। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस शक्तियां दी गईं। आगे है अगला पॉइंट कह रहा है संथाल विद्रोह के जो महत्व को दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जनक्रांति माना, जो ब्रिटिश शासन को तो नहीं उखाड़ पाया किंतु सफाहोर आंदोलन को जन्म देने का कारण अवश्य बन गया। आगे है अगला पॉइंट वर्तमान में झारखंड सरकार संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाती है। जो झारखंड सरकार है वो संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को कौन सा दिवस? हूल दिवस के रूप में मनाती है। आगे है अगला पॉइंट, अगला जो विद्रोह दिया है वो है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। बिहार में इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए ही इसे उलगुलान या महान हलचल की संज्ञा दी जाती थी। देखते हैं एक बार फिर इस पॉइंट को। बिहार में इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए ही इसे उलगुलान या महान हलचल की संज्ञा दी जाती थी या दी जाती। आगे है 1899 से 1900 ईस्वी में इस आंदोलन ने दक्षिण रांची सहित अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया था। अगला पॉइंट है चूंकि यह विद्रोह मुंडाओं का जो संगठित विद्रोह था अतः इसे मुंडा विद्रोह कहा जाता है। आगे देखते हैं, यह विद्रोह सामूहिक भूस्वामित्व व्यवस्था का जमींदारी स्वामित्व व्यवस्था की प्रकृति में परिवर्तन के कारण घटित हुआ, जिसका चरमोत्कर्ष बिरसा के धार्मिक, राजनीतिक और आंदोलन के रूप में हुआ। आगे देखते हैं, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची, वर्तमान में खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। ठीक, जो बिरसा मुंडा का जन्म है वो 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। आगे है अगला पॉइंट, बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम जो था वो जयपाल और बिरसा के जो धार्मिक गुरु हैं वो आनंद पांडे थे, जो एक वैष्णव धर्मावलंबी थे। ठीक, जो
बिरसा के आरंभिक शिक्षक थे उनका नाम जयपाल था, और जो बिरसा के धार्मिक गुरु थे उनका नाम आनंद पांडे था। जो आनंद पांडे थे वो कौन थे? वो वैष्णव धर्मावलंबी थी। आगे दिया है अगला पॉइंट, बिरसा के परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया एवं 1886 ईस्वी में जर्मन ईसाई मिशन द्वारा संचालित बाई बासा के एक उच्च विद्यालय में बिरसा का दाखिला दाऊद नाम से हुआ। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है, आगे बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया और आनंद पांडे के संपर्क में आए, जहां इन्होंने क्या? वैष्णव धर्म को अपनाया। ठीक, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, फिर बिरसा ने मुंडा वैष्णव और ईसाई धर्म के दर्शनों का मिला जुलाकर एक धर्म चलाया जिसे लोगों ने बिरसा धर्म कहा। इसके अनुयायी जो थे वो बिरसाइत कहे गए। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। इसमें जो है, इसमें अगला पॉइंट कह रहा है, उन्होंने लोगों को साफ सुथरा रहने, नशाबंदी, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को त्यागने और सबसे बढ़कर एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया। बिरसा ने केवल सिंगाबोंगा की पूजा करने पर बल दिया। आगे है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है, 1895 ईस्वी में बिरसा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में जुर्माना एवं 2 साल के कारावास की सजा दी गई। आगे है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, परंतु 2 वर्षों के बाद, ठीक 30 नवंबर 1897 के दिन बिरसा को रांची जेल से छोड़ दिया गया। रिहा होने के बाद बिरसा ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया और मुंडाओं को हथियारबंद करना प्रारंभ कर दिया। आगे है अगला पॉइंट। 24 दिसंबर 1899 को क्या कह रहा है, देखिए, उलगुमान की आग सिंहभूम के चक्रधरपुर और रांची के खूंटी, करी, तोरपा, तमाड़, बसिया क्षेत्रों में भड़क उठी। आगे है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है, विद्रोहियों ने ईसाइयों की भीड़ और गिरजाघरों पर हमला किया। जो विद्रोही थे वो ईसाइयों की जो भीड़ थी वहाँ और गिरजाघरों पर हमला किया। प्रारंभ में निशाने पर सभी ईसाई धर्मावलंबी थे, लेकिन बाद में निर्दोष थे उनकी हत्या से बचने के उद्देश्य से केवल अंग्रेज अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ठीक, आगे दिया है अगला पॉइंट, सरकार ने इस विद्रोह का कड़ाई से दमन किया। आगे फिर है अगला पॉइंट, देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, 9 जनवरी, ये देखिए, दिया है 9 जनवरी 1900 को डोमबारी से कुछ दूर सैल रैकाब, ठीक, पहाड़ी पर विद्रोहियों एवं अंग्रेजों में लड़ाई हुई, जिसमें कमिश्नर फारवेस एवं डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड के हाथों विद्रोहियों की पराजय हुई। आगे दिया है अगला पॉइंट, 500 रुपये के सरकारी इनाम के लालच में जीराकेल गांव के लोगों ने बिरसा मुंडा के गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेजों को जानकारी दे दी और बिरसा को चक्रधरपुर मतलब सिंहभूम से पकड़ लिया गया। आगे है, देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, 3 फरवरी 1900 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। कब बिरसा को गिरफ्तार किया गया? 3 फरवरी 1900 में। आगे है अगला पॉइंट, 1 जून 1900 को डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि बिरसा को हैजा हो गया है और 9 जून 1900 को बिरसा ने जेल में अंतिम सांस ली। जो विद्रोह के कारण थे वो क्या थे, इसको भी देखते हैं हम लोग। जो विद्रोह का कारण था वो मुंडा खूंट कट्टी व्यवस्था को समाप्त करना, मुंडा खूंट कट्टी व्यवस्था को समाप्त करना था, बैठ वेगारी प्रथा का प्रचलन करना था, मिशनरियों के भ्रामक नीतियां और उनसे जो मुंडाओं का मोह भंग होना, ये था विद्रोह का कारण। पुलिस एवं कानून व्यवस्था से निराशा
और जो तात्कालिक कारण थे वो क्या थे? 1894 का छोटा नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम था जो इस विद्रोह का कारण हुआ। आगे है अगला पॉइंट। अगला जो पॉइंट दिया है वो दिया है विद्रोहियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे। ठीक, देखिए क्या कह रहा है। विद्रोहियों के जो मुख्य उद्देश्य थे वो क्या थे? आगे दिया है इसमें स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। दिकुओं से अपनी भूमि वापस प्राप्त कर उन्हें अपने क्षेत्र से निकालना था। ईसाई धर्म का विरोध करना था। इस विद्रोह का जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना, दिकुओं से अपनी जमीन जो वापस लेकर उन्हें अपने क्षेत्र से निकालना था दिकुओं को, और ईसाई धर्म का विरोध करना ही इनका मेन उद्देश्य था। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। आगे दिया है, अगला जो दिया है वो विद्रोह के महत्वपूर्ण परिणाम। इस विद्रोह जो मुंडा विद्रोह हुआ इसके जो परिणाम थे वो क्या थे, देखते हैं। वर्ष 1902 में गुमला एवं वर्ष 1903 में खूंटी को अनुमंडल के रूप में स्थापित किया जाना। आगे है 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित कर खूंट कट्टी अधिकारों को पुनर्स्थापित करना। बधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध और भू राजस्व की दरें निर्धारित करना। ये जो है मेन जो रिजल्ट निकला इस विद्रोह का वो यही था। महत्वपूर्ण जो परिणाम है वो यही है कि वर्ष 1902 में गुमला एवं वर्ष 1903 में खूंटी को अनुमंडल के रूप में स्थापित किया जाना और 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित कर खूंट कट्टी अधिकारों को पुनर्स्थापित करना था और बधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध और भू राजस्व की दरें निर्धारित करना ही इसका जो महत्वपूर्ण परिणाम था इस विद्रोह का। तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में मिलते हैं एक अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और अगर अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछली क्लासेस देख लें, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्लास को शेयर नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो आप लोग क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी कमेंट में आप लोग अवश्य बताएं कि क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।